हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DNCT मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन, दैट मीन्स समाकलन। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी हमें समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इसे हम पढ़ते क्यों हैं। जनरली आप इसको देखते होंगे कि जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे डिप्लोमा का हुआ या फिर अपर इसके ऊपर यदि पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर इंटीग्रेशन यूज आता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम इंटीग्रेशन का कहीं यूज नहीं करते हैं। जो हमारा टोटल वर्क है वो प्लस माइनस गुणा भागा से ही पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम इंटीग्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसका रिक्वायरमेंट है क्या। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है यह क्या करता है, जोड़ देता है, दैट मीन्स समेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन को बोल सकते हैं क्या, जोड़। ये किसका काम करता है, प्लस का काम करता है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं जब हम जोड़ के डायरेक्ट इसी को यूज करते हैं, जैसे कि हमको 2 में 3 जोड़ना होगा, 2 + 3 = 5 करते हैं, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन क्यों यूज कर रहे हैं। यदि हम इसको डायरेक्टली जोड़ दें तो हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यदि यहाँ पर हम 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो एक डायरेक्ट जोड़ हो रहा है, एक कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 में 3 को जोड़ दे रहे हैं तो 5 मिलता है। लेकिन बात करूं मैं इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन क्या देता है, कंटिन्यूअस जोड़। ठीक है ना, इसको हम देख सकते हैं कंटिन्यूअस सम। ये लगातार जोड़ देता है, पॉइंट को सबको जोड़ देगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं इस टाइप से कोई हमारा लाइन है y = x, तो y = x कैसे बनेगा, ये हमारा लाइन हो जाएगा y = x का। ठीक है, अब हम बोल दें कि इस पॉइंट से हम x एक्सिस को लंब डाल दिए और यदि लेंथ मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB कितना हो जाएगा, AB 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सपोज हमें इस त्रिभुज का एरिया निकालना हो जाएगा, ABC का एरिया निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एरिया को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हम एक छोटा सा इसमें स्ट्रिप कट करते हैं। छोटा सा क्या करेंगे, पतला सा एक लाइन कट करेंगे। देखिए x एक्सिस को जो ये पतला सा स्ट्रिप कट हो रहा है, इसको हम क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं जो इसकी चौड़ाई है, इसको ले लेते हैं कितना, dx। आगे समझ में, इसकी चौड़ाई कितना मान लिए, dx। अब क्या होगा, यदि हम इसी dx को यहां से लेकर यहां तक बढ़ाते चले गए। अभी यहां पर फिर इसका चौड़ाई बढ़ा है, इसकी चौड़ाई बढ़ा है, तो हम यहां से इस लाइन पर पहुंच जाएंगे, दैट मींस टोटल एरिया कवर्ड हो जाएगा। आरा समझ में। तब इसमें ये भी बोल सकते हैं यदि छोटे छोटे पार्ट को कट कर लें, एक पार्ट हुआ, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, इस टाइप से यदि हम पतली पतली स्ट्रिप को कट करते हुए सबका एरिया जोड़ दें, पूरा त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें छोटे छोटे स्ट्रिप के एरिया को जोड़ेंगे कैसे। चलिए, हमको पता है कि एरिया कितना होता है, एरिया होता है लंबाई × चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना है, dx, लंबाई हो जाएगा y, चौड़ाई हो जाएगा dx, दैट मींस y × dx। चलिए, y = क्या है, x है, यहां से बोल सकते हैं x dx। तो अब हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन लगातार जोड़ देता है, कंटिन्यूअस वे में हमको क्या करता है, जोड़ देता है। चलिए, अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे, यहां दिखाई दे रहा है dx का मतलब हुआ कि x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। देखिए, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 0, दैट मींस x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो हम बोल सकते हैं कि जो x वेरी कर रहा है 0 से लेकर 2 तक कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे हम x²/2, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, दैट मींस 1/2 बाहर हो जाएगा और 4 - 0 कितना आ जाएगा, 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए
ये तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाले। यदि आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकालिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एरिया का यूज कर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलिए 1/2 आधार कितना है? 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? ये भी 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल कितना जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया कि हम इंटीग्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो भी फॉर्मूला है ये सब इसी इंटीग्रेशन के हेल्प से ही प्रूव होकर आया हुआ है। ठीक है ना। चलिए ये तो हुआ क्षेत्रफल निकालने के केस में। जैसे मान के चलिए हमको क्या करना होगा, सपोज एक लोहे का रोड हुआ, अब हमें इस रोड का वेट निकालना रहेगा, तो हम पूरे रोड को वेट नहीं करेंगे, हम छोटे से पहले इस स्ट्रिप को कट कर लेंगे, इसका वेट निकाल लेंगे कि लंबाई के साथ कैसे कैसे इसका वेट में चेंजिंग आ रहा है। फिर क्या करेंगे, हम इसके लंबाई को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर जहां तक इसका लंबाई दिया गया रहेगा। ठीक है, और हम उसका वेट निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या सीखने को मिल रहा है हमें कि जो इंटीग्रेशन होगा वह भी समेशन ही है, प्लस साइन भी समेशन ही है, और ये सिग्मा का जो साइन है ये भी समेशन ही होता है। लेकिन ये जो दोनों है कंटिन्यूअस नहीं होता है, नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन जो इंटीग्रेशन है ये क्या देता है? हमको कंटिन्यूअस जोड़ देता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन कि इंटीग्रेशन होता क्या है। क्योंकि इंटीग्रेशन हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि इंटीग्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, जैसे यदि हम मैकेनिकल ब्रांच या फिर सिविल ब्रांच वालों को बात करें तो वो लोग अपने बीम के बारे में पढ़ते होंगे। इस बीम में जो लोड निकालना होता है तो वहां पर क्या करते थे, छोटा सा स्ट्रिप कट करते थे, फिर पूरे लंबाई तक हम इसको इंटीग्रेट कर देते थे। ठीक है, तो अभी सिर्फ यहाँ पर हमें सीख रहे हैं कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। अब हम इससे आगे सीखेंगे कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, अलग अलग फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? जो भी प्रॉब्लम है समझने में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या तो फिर पर्सनल हमको मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब आगे हम ये समझते हैं कि कैसे किसी दिए हुए फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने से पहले हम समझ चुके हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है और वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि वो हमको कंटिन्यूअस जोड़ दे सके, कंटिन्यूअस सम दे सके। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान के चलिए कि हमारा कोई फंक्शन हुआ fx। ठीक है, अब यदि हमें fx को इंटीग्रेट करना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे fx, और इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, और यहाँ पर लिखते हैं dx। दैट मींस एक जिसका फंक्शन होगा, यदि x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, y का होगा तो y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा साइन है ये वाला, ये किसको डिनोट करता है? इंटीग्रेशन को। ठीक है, अब देखिए, अब इंटीग्रेशन सिंपली फंक्शन का भी होता है। यदि हम यहाँ पर कोई मान पुट करते हैं कि 3 से 5 तक बताओ इस फंक्शन का मान क्या होगा, तो ये क्या करेगा? हमें एक फिक्स वैल्यू देगा। ठीक है, दैट मींस जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हमको फिक्स वैल्यू मिलेगा। तो जब भी हमारा इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मान दिया है तब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। दैट मींस उसका मान कुछ ना कुछ डेफिनिट मिलेगा हमको। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर ऐसे ना रहे, लिमिट ना दिया रहे, तो क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इस सिलेबस पर हम लोग को दोनों पढ़ना है, इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों पढ़ना है। तो अभी हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हम फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे हम सीख जाएंगे वैसे वैसा मान पुट कर लेंगे, उसमें कुछ अधिक नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए तो हम अब क्या करेंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे जो हम डायरेक्ट यूज करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं सारे फॉर्मूले को समझाते जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन एक बार जब यहाँ पर हम देख लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए पहला जो इंटीग्रेशन है x के पावर n dx, तो जो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर n+1 अपॉन में n+1। ध्यान दीजिए ये कहाँ पर है? पावर में है, प्लस में c। अभी मैं कुछ देर के बाद आ रहा हूँ कि c को क्यों जोड़ते हैं, सारे फंक्शन में क्यों जोड़ते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए। अब इसमें की ओर n का मान जो है -1 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, यदि n का मान -1 होता है दैट मींस यदि इसका पावर -1 हो जाएगा तो हम ये फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि यदि हम n का मान -1 रखेंगे तो हमको अपॉन में 0 मिलेगा। ठीक है, और आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं लिमिट वाले चैप्टर में कि समथिंग अपॉन में 0 क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है? यदि n का मान -1 हो गया दैट मींस x के पावर -1 dx, इसको लिख सकते हैं क्या? 1/x dx लिख सकते हैं। तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो log x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला है a की पावर में x, यहाँ dx छूट रहा है, a की पावर में x dx, इसका कितना हो जाएगा? a की पावर में x जैसे है पूरा फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में डिवाइड कर देंगे किससे? log a से। ठीक है, और प्लस में c यहाँ पर भी रहेगा। अब देखिए हम इस दोनों फॉर्मूले को ब्रैकेट में क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए हमें सारे फॉर्मूले को समझाना पड़ रहा है। कंफ्यूजन क्या होता है, पता नहीं चल पाता है कि कहां पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और कहां पर इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इस पूरे फंक्शन में जितना फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, x क्या है? x वेरिएबल है, x क्या है? वेरिएबल। बाकी सब जो भी इसमें यूज होगा a b c सब हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो यदि हम इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे तो वेरिएबल की पावर में क्या है? कांस्टेंट। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा वेरिएबल की पावर में क्या दिया है? कांस्टेंट दिया है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को देखिए a की पावर में x है दैट मींस जो वेरिएबल है कहां पर चला गया है? पावर में चला गया है, और a क्या है? कांस्टेंट है। a कब यूज करेंगे? जब कांस्टेंट के पावर में क्या हो? वेरिएबल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। x के पावर में n तो कांस्टेंट हुआ दैट मींस इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जब हमारा n क्या हो? कांस्टेंट हो, और यहाँ पर कुछ फंक्शन जो दिया है वो वेरिएबल हो। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज कहां पर करेंगे? जहां पर जो वेरिएबल है वो ऑटोमेटिक किसमें रहे? पावर में रहे, और जो बेस हमारा है कांस्टेंट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अगला जो हमारा फॉर्मूला है e के पावर में x dx, तो इसका सेम वैल्यू मिलता है e के पावर x प्लस c। ठीक है, अब ट्रिगो फंक्शन को हम देख लेते हैं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, tan x का इंटीग्रेशन ln sec x, cosec x का इंटीग्रेशन ln cosec x माइनस cot x प्लस c, sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x प्लस c, और cot x का इंटीग्रेशन ln sin x। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, ये हमको थोड़ा सा और बेसिक में जाना पड़ेगा। तो यदि डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन होता क्या है? उसका जस्ट ऑपोजिट। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन है d अपॉन में dx, d अपॉन में dx sin x, ये कितना मिलता है? cos x मिलता है। दैट मींस sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, जब हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? sin x मिलेगा। दिख रहा है यहाँ से cos x का इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है? sin x मिलता है। ठीक है ना, तो सारे फॉर्मूले उसी तरह आते हैं। तो हम इतना मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, और चलिए इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इसमें। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि किसी कांस्टेंट टर्म को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे अभी हम बोलते हैं यहाँ पर 5 dx दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और dx। ठीक है, अब एक चीज हम यहाँ क्या कर लेंगे कि dx इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या होता है? x होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा 5। ठीक है ना, दैट इज सेकंड बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ k dx, ये कितना हो जाएगा? k बार और इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज k और dx जो है क्या? x हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, अब हम यहाँ पे
इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूले लिखे हुए थे, उसमें प्लस सी क्यों कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए उसको हम यहाँ से समझते हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे साइन एक्स को यदि हम क्या किए यहाँ पर डिफरेंशिएट किए, डी अपॉन में dx sin x इक्वल टू क्या मिल रहा है, cos x मिल रहा है। तो cos x को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin x मिलेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू क्या, sin x। आया समझ में इतना। यदि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin x हो जाएगा। दैट मींस यदि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो फंक्शन मिलेगा, यदि हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आगे हमको हमारा फंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर यदि हम ऐसे ले लें डी ओवर में dx, अब sin x में लेकर हम यहाँ पर ले लें क्या, sin x प्लस में आगे चलिए कुछ 5 ले लिए, नंबर ले लिए, तो एक कितना हो जाएगा, देखिए sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा, और थीटा के लिए क्या यूज हो रहा है x, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा sin x प्लस 5 जो है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इतना हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दैट मींस ये फैमिली हमको कितना मिल गया है, cos x। तब यदि हम इस cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलना चाहिए था क्या, sin x प्लस 5 मिलना चाहिए था, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन सिर्फ कितना होता है, sin x होता है, ठीक है। तो इसी हाइट को बैलेंस करने के लिए हम प्लस c को जोड़ते हैं। आया समझ में कि जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, c को जोड़ देते हैं। अब c होता क्या है, c इज ए कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस वैल्यू हो सकता है, इसके अलावा 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब समझ में आया कि हम कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि यदि हम कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट गलत हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इस कांस्टेंट को फुलफिल करने के लिए, जैसे यहाँ पर 5 है, क्योंकि यदि हम इसको डिफरेंशिएट किए इतना फंक्शन आया, अगर ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आगे हमें फंक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो जो चीज की कमी हो रही है उसी को बैलेंस करने के लिए हम एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें आगे देखते हैं एक पॉइंट और जो क्वेश्चन हम लोग साथ यूज करेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं क्या, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, cos x dx इक्वल टू sin x, चलिए c को जोड़ना है, जोड़ लीजिए। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ये फॉर्मूला कहां से आया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, x के साथ 1 मल्टीप्लाई है, 1 into x बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 डिवाइड है, ठीक है। दैट मींस x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा, cos थीटा का sin थीटा, और थीटा कितना है, 3x है, अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है, 3, इसे डिवाइड करेंगे। आ रहा समझ में। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर cos, यहाँ पर कुछ बात लेते हैं 5, cos 5x प्लस में 8, एक कितना हो जाएगा, चलिए हमको पता है cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, sin, और थीटा कितना है, 5x प्लस 8 है, 5x प्लस 8 है। हमने क्या बताया कि जो x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देते हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, 5 यहाँ पर डिवाइड करेंगे, प्लस में c। समझ में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 8 को नहीं डिवाइड करेंगे क्यों, क्योंकि 8 x का कोफिशिएंट नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है, उससे कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पर। चलिए एक एग्जांपल और ले यहाँ पर cos, यहाँ पर 7x लेते हैं, ऐसे लेते हैं 8 माइनस 7x, एक कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा का sin थीटा, दैट मींस sin 8 माइनस 7x अपॉन, बताइए
है -7 से डिवाइड होगा प्लस में c ऐसे में। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा पहले आप फार्मूला यूज कर लीजिए, जैसे sin थीटा cos थीटा का फार्मूला sin थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन में। उसके बाद हम उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, जो x का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है ना। डिवाइड क्यों करते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे, जब हम इंटीग्रेशन के बीच में चलेंगे एक दो फॉर्मूले और पढ़ लेंगे तब देखेंगे कि डिवाइड क्यों हो रहा है, ठीक है। यदि अभी आपको जानना है डिवाइड क्यों हो रहा है तो आप इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, ये हो रहा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2x + x² dx, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड बीटी 2009 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला काम क्या है कि दिए हुए फंक्शन को पहले अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। दैट मीन्स 1 + 2x + x², यानी कि कभी भी दो बाकी के बीच में प्लस माइनस के साथ रहेगा उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसको जैसे है वैसे ही हम अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन यदि मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम उसको डायरेक्ट सेपरेट नहीं करेंगे, उसके लिए और हमारे पास मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन करके है। अभी आप देखिए इस तीन फंक्शन को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग लिख देंगे। दैट मींस 1dx + 2x dx, अभी यहाँ पर निशान प्लस है ये हो जाएगा प्लस x² dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मलाइज करेंगे। हमको पता है x के पावर n dx इक्वल होता है x के पावर n + 1 + c। अब देखिए यहाँ पर 1 क्या है, 1 तो कांस्टेंट है, तो बताएं कांस्टेंट को पहले बाहर कर देना है, और यहाँ पर हो जाएगा dx प्लस 2x, 2x में 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा x dx प्लस x², इसको वैल्यू दे रहा है और dx। अब देखिए 1 बाहर है, dx का क्या हो गया x, ठीक है ना। बताया था जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल क्या होता है, x होता है। अब देखिए हम 2x dx, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x dx को बोल सकते हैं क्या, x की पावर 1 × dx। देखिए x के पावर n dx इंटीग्रेशन हो, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए x की पावर में क्या है, दैट मींस वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है, वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट फॉर्मूला हम समझाए थे। तो n का मान क्या है, यहाँ पर 1 है, जब n का मान 1 इसको पुट करेंगे कितना हो जाएगा, x के पावर में 1 + 1, ये हो जाएगा x के पावर 1 + 1 अपॉन n + 1, और n का मान क्या है 1 + 1 प्लस x² क्या लिखेंगे, x के पावर में देखिए n का मान कितना है 2 है, तो हो जाएगा 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, और लास्ट में क्या करेंगे, c कर देंगे। ठीक है, इसमें भी एक c आता है, यहाँ पर भी c आता है, यहाँ पर भी c आता है, तो हम अलग अलग c न लिख करके हम क्या करेंगे, एक ही बार में एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 2x² अपॉन में 2 प्लस ये हो जाएगा x³ / 3 + c। बस 2 से 2 कैंसिल करने निकलना होगा, x + x² + x³ / 3 + c आंसर। आया समझ में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप को समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना, ताकि जिन बच्चों का मैथ कमजोर है उनको भी समझ में आ जाए कि कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अभी आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें जितना भी क्वेश्चन है एट ए टाइम हमें इसी फॉर्मूले पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, पहले देख लेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है क्या उस क्वेश्चन में वेरिएबल के पावर में कोई कांस्टेंट है, जैसे जो पावर में कोई फिक्स नंबर दिया हुआ है, यदि हाँ तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं।